तो देश में एसआईआर की प्रक्रिया अब खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। बिहार के बाद जब से 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ है, हर दिन दिल दुखाने वाली खबरें आ रही हैं। कहीं काम के बोझ से बीएलओ बीमार हो रहे हैं तो कहीं दबाव में आकर खुद की जान ले रहे हैं, और अगर वो इन दोनों हालात से बचना चाहें तो उनके पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बच रहा है। आज ही नोएडा की एक महिला बीएलओ के इस्तीफे की चर्चा है, जिसमें उसने साफ कहा है कि वो इस काम को नहीं कर पा रही है, इसलिए त्याग पत्र दे रही है। ये चिट्ठी देखिए, इसी चिट्ठी में इन्होंने अपनी बात रखी है। एक तो ले देकर अब लोगों के पास नौकरी बची है, सरकारी नौकरी कुछ एक लोग ही कर रहे हैं। उसमें भी जिस तरह एसआईआर का काम इन लोगों से लिया जा रहा है, वो बताता है कि बीजेपी अपने सत्ता के रसूख में कैसे लोगों के जीवन से चैन खत्म कर रही है। उसे केवल अपनी सत्ता बचाने से मतलब है, उसके बेतुके फरमानों में लोग किस तरह पिस रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार की जुगलबंदी किस तरह बीएलओज के लिए जानलेवा साबित हो रही है, इसका एक वीडियो आज कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। आइए सबसे पहले उस वीडियो को दिखाना चाहता हूं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए जरा इस वीडियो को, कांग्रेस ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी देश के लिए बहुत घातक साबित हो रही है। इन्होंने मिलकर गरीबों के वोट काटे, पूरा चुनावी सिस्टम हाईजैक कर कई राज्यों के चुनाव चोरी किए, और अब इनका वोट चोरी टूल एसआईआर देश भर में बीएलओज की जान ले रहा है। बीएलओ पर एसआईआर जल्दी निपटाने का तुगलकी फरमान थोपा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नतीजा ये, अलग अलग राज्यों से लगातार बीएलओज की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत खो चुकी बीजेपी और इस पाप में उसका साथ दे रहा चुनाव आयोग याद रखे, जनता सब देख रही है, माफ नहीं करेगी। तो जनता सब देख रही है, माफ नहीं करेगी। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा है कि बीएलओज की जान ले रहा एसआईआर, जिम्मेदार मोदी सरकार। बीजेपी तो ऐसे वीडियो के विरोध में फिर से रिटायर्ड लोगों से चिट्ठी लिखवा देगी कि ये देश के पीएम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे हकीकत बदल जाएगी? सच तो यह है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दबाव में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस दबाव को सहन नहीं, इस प्रेशर को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब सड़कों पे भी उतर रहे हैं। आज ही कोलकाता में बीएलओ संगठन ने मार्च निकाला और कथित रूप से काम के अत्यधिक प्रेशर यानी दबाव और एसआईआर के बढ़ते दबाव से तनाव में आए बीएलओ की हो रही मौत पर प्रदर्शन किया। यह तस्वीर देखिए, कोलकाता की तस्वीर है। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने और ये वहीं पे चुनाव आयोग के बाहर ये धरना प्रदर्शन, बीएलओ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। बीएलओ दबाव में, तनाव में आए बीएलओ की रोजाना मौत की खबरें आ रही हैं और इस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने बताया है कि वो निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायत सौंपेंगे या शिकायत सौंपने गए, लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। समिति ने आरोप लगाया कि एसआईआर की शुरुआत के बाद से पूरे राज्य में बूथ स्तरीय अधिकारी अभूतपूर्व और अमानवीय दबाव में काम कर रहे हैं। इस समिति के एक सदस्य ने बताया है कि हमें कम समय में कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है, जबकि ऐसे कार्य आमतौर पर 2 साल से अधिक समय लेते हैं। समिति के एक अन्य सदस्य ने चेतावनी दी है कि अगर निर्वाचन आयोग समय सीमा नहीं बढ़ाता है या बीएलओ द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख ही चुकी हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एसआईआर को लेकर बड़ा दावा किया है। कल्याण बनर्जी ने एक्स पर क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के संचालन ने बंगाल में आम नागरिकों और बीएलओ पर भारी दबाव डाल दिया है। अब तक 43 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। इनमें 20 लोगों ने खुद की जान ले ली, 3 ने खुदकुशी की कोशिश की, जबकि 6 गंभीर रूप से बीमार हो गए। कई अन्य डर और तनाव में अपनी जान गंवा बैठे। एयर कंडीशनर वाले दफ्तर में बैठकर इस पीड़ा की वास्तविक गंभीरता को समझ पाना मुश्किल है। बीएलओ पर डाले जा रहे काम के अत्यधिक बोझ को तभी समझा जा सकता है जब उन दूर दराज गांवों में जाया जाए। यानी आप जाइए, वहां देखिए, समझिए कि बीएलओ की कितनी मुसीबत है।
वहीं नोएडा में जो इस्तीफे की बात अभी दिखा रहा था मैं, वो चिट्ठी दिखा रहा था, उस चिट्ठी को भी स्क्रीन पर ले आइए। बीएलओ जो इस्तीफा देने वाली बीएलओ ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी की खबर शेयर करते हुए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पे, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें। जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा यह सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगतें? बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालात में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। माना भाजपा राज का यह बेहद दुखदाई काम चल रहा है, परंतु धैर्य रखें और यह विश्वास भी कि हर क्रूर शासन के जुल्म का एक ना एक दिन अंत होता ही है। इसीलिए दुनिया में सच्चाई और अच्छाई आज तक बची है। लोगों को डराते डराते भाजपा खुद डर गई है। भाजपाई राज की ज्यादतियों से जनाक्रोश अपने पूरे उबाल पर है। भाजपा अपने अंत काल की ओर है। इन हालात में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाएं तो भाजपाइयों के घर वाले तक भाजपा को वोट न दें। भाजपा जाए तो शांति आए। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी आपका अखिलेश। यह चिट्ठी इन्होंने बीएलओ के लिए, बीएलओ भाई बहनों के लिए अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी से साफ आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये आप साफ समझ सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की इस चिट्ठी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि इस चिट्ठी में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है कि खुद भाजपाइयों के घर वाले भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो मोदी सरकार को ही हासिल है। एसआईआर के खिलाफ या एसआईआर के विरोध को बीजेपी अब भी विपक्ष की राजनीति करार दे रही है। आज ही सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लोकतंत्र के हित में बताया और विपक्ष पर निशाना साधा है। लेकिन बीजेपी को सोचना होगा कि जब लोग ही नहीं बचेंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। एसआईआर को कम समय में करवाने की कौन सी जिद है? क्यों उसके लिए समय नहीं बढ़ाया जा रहा है? और अतिरिक्त लोग यानी एक्स्ट्रा यहां पर लोग बीएलओज क्यों नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं ताकि काम अच्छे से हो सके? लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने बताया है कि यह तुगलकी आदेश है, तो इसमें संवेदना और समझ की उम्मीद करना ही बेकार है। शायद मोदी तभी समझें जब किसान आंदोलन की तरह उन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़े। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष के सामने झुकेगी बीजेपी और एसआईआर की जिद टूटेगी। एसआईआर पर चुनाव आयोग क्या लेगा यू टर्न और विपक्ष के सामने कैसे झुकेगी बीजेपी? झुकेगी कि नहीं झुकेगी? इन सब पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ इसे लेकर तमाम मसलों पे लगातार चर्चा होती रही है और आखिर क्या है कि बार बार जनता को लाइन में या जनता को परेशान करने की कोशिश मोदी सरकार करती रही है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो या लॉकडाउन हो। इन सब पे आपने देखा, उसके बाद किसानों के आंदोलन को भी देखा आपने। दिल्ली के चारों तरफ किसान सड़कों पे और ठंड में बैठे रहे। आप शाहीन बाग आंदोलन को भी याद कीजिए, उसके बाद दिल्ली का दंगा हुआ। ये सब कुछ सीए, एनआरसी, ये सारी चीजें इसी कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है। और अब एक अलग तुगलकी फरमान है। ये शब्द कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन बीजेपी कहती है इसके जवाब में
कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को मूल मुद्दा समझ में ही नहीं आ रहा है। मूल मुद्दे समझ में आए या ना आए, लेकिन जनता को, एक पार्टी को, एक राजनेता को ये बातें समझ में आए ना आए, लेकिन जनता को ये बात समझ में आ रही है। हमारे साथी अभी सुनील शुक्ला जी बता रहे थे कि कितनी परेशानियां हो रही हैं, चाहे आप ऑनलाइन भरिए फॉर्म या ऑफलाइन भरिए, परेशानियां हैं। आप कहां से लाएंगे 2003 या 2002 के वो आंकड़े? और नहीं है तो पिताजी का, बाकी जिसके पास पासपोर्ट नहीं है तो और सब, ये सारी चीजें अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या ये सब तैयारी मध्यावधि चुनाव के लिए। चलिए उस पर बात करेंगे, ये शायद अर्ली है, लेकिन अमलेंदु जी जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। ममता बनर्जी ने एक और बात का खुलासा किया है, और खुलासा यह है कि वहां पे कहा गया है कि कुछ प्राइवेट घरों में भी बूथ बनाया जाए। अभी तक तो स्कूलों को, कॉलेजों को, कुछ ऐसी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको हम लोगों ने देखा था। प्राइवेट घर में भी बूथ बनाने का क्या मतलब है? अपोज हो रहा है, लेकिन ये जा किस दिशा में रहे हैं हम? कल को आपके घर पे भी बोला जाएगा नहीं जी अब निकलो अमलेंदु जी, हम यहां बूथ बनाएंगे, बहुत लोग हो गए, आप तब तक ऑफिस में रहिए 10 दिन। बिल्कुल राजीव जी, ये ममता बनर्जी ने आज चिट्ठी लिखी है उसमें 2 बिंदु खास तौर से उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया है, और दोनों बिंदु इसी तरीके के हैं कि एक तो भाई आपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर आपने भर्ती किए हैं वो कौन लोग हैं। और आपको याद होगा राजीव जी कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उस समय बताया गया था कि साहब 3.5 लाख स्वयंसेवक भर्ती किए गए हैं, और अखिलेश यादव ने पूछा था ये स्वयंसेवक कौन से संघ से आए हैं निकलकर, ये कौन लोग हैं, इनकी जन्म पत्ती बताई जाए, ये कौन लोग हैं। और आज तक राजीव जी ये मालूम नहीं पड़ा कि वो आरएसएस से जुड़े थे, कि विद्यार्थी परिषद के थे, कि भाजपा के थे, कि अलकायदा के थे, कि आईएसआईएस के थे, किसके लोग थे वो ये आज तक मालूम नहीं पड़ा। वो 3.5 लाख लोग जो थे, जो स्वयंसेवक बनाए थे चुनाव आयोग ने। तो आखिर चुनाव आयोग छिपाना क्या चाहता है? उसके बाद राजीव जी जीविका दीदियों को लगा दिया गया था चुनाव के काम में, जबकि वो जीविका दीदी जो है सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो ये चुनाव आयोग ने खुद अपने नियम तोड़े जो कि अब तक के स्थापित उसके नियम थे। इसका मतलब ये साफ तौर पे कि किसी दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब चीजें की गई, और उसका फायदा पहुंचा भी है, ये भी है। तो राजीव जी अब जो है बिहार तो चलिए जीत लिया किसी तरीके से, ज्ञानेश कुमार जी की मदद से कहिए, एसआईआर की मदद से कहिए, जिस भी तरीके से कहिए। हालांकि जो सपना था अटल जी का वो फिर भी पूरा नहीं हो पाया। ज्ञानेश कुमार जी ने मदद बहुत तेजी की, लेकिन इतनी मदद नहीं कर पाए कि वो सपना जो है अटल जी का पूरा हो पाता। तो चलिए इसके लिए कोई दंड दिया जाएगा ज्ञानेश कुमार जी को भी कि इतना आपने काम भी किया, फिर इतनी चूक कैसे रह गई कि अटल जी का सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इसके पीछे राजीव जी जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और उनका कहना है कि इस एसआईआर के जरिए एससी और एसटी के जो है मत काटे जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये कहा जाएगा कि इनके तो इतने मत ही नहीं है, इतनी इनकी आबादी ही नहीं है, इतने ये मतदाता ही नहीं है, इसलिए इनकी सीटें कम की जाएं। और राजीव जी 2026 में परिसीमन भी तय है कि परिसीमन होना है 2026 में। जनसंख्या शुरू हो चुकी है, जनसंख्या भी आ जाएगी। तो अब लग ये रहा है कि जो इतनी जल्दी की जा रही है कि साहब 1 महीने के अंदर करना है, तो जनसंख्या के आंकड़े आए उससे पहले ये आ जाए, उसके साथ परिसीमन कराया जाए, और उसमें फिर कम कर दी जाए एससी एसटी की सीटें। ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है जिसकी तरफ दीपक बैज ने इशारा दिया है राजीव जी। तो ये भी इसके पीछे हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो राजीव जी चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने निजी घरों को बनाने की, अब मान लीजिए ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी राजीव जी शुभेंदु अधिकारी के आमने सामने, अब शुभेंदु अधिकारी के घर में चुनाव आयोग बना देगा पोलिंग बूथ, क्योंकि अब तो बना सकता है वो निजी स्थानों पर, तो शुभेंदु अधिकारी के घर में बना देगा। और केंद्र की जाएगी सीआरपीएफ, वो वहां लगेगी और वो वहां सबके कार्ड चेक करेगी, और जिसको वोट डालने देना होगा उसको डालने देगी, जिसको नहीं डालने देना होगा नहीं डालने देगी। तो यानी बंगाल का चुनाव लूटने की तैयारी जो है वो चुनाव आयोग के जरिए की जा रही है, ये भी समझा जा सकता है राजीव जी। वरना निजी घरों में बनाने की क्या आवश्यकता है? क्यों बनाएंगे? क्या सरकारी संस्थान कम पड़ गए हैं? सरकारी स्कूल कम पड़ गए हैं? मंडी समितियां क्या कम पड़ गई हैं? सरकारी अस्पताल क्या कम पड़ गए हैं? तमाम सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, एक एक मोहल्ले में राजीव जी 2-2, 3-3 बिल्डिंग्स कम से कम होती ही हैं।
जहां पे पोलिंग बूथ बनाए जा सकते हैं। प्राइमरी, अब तक तो अभी जो होता यह था, ये जो प्राइमरी स्कूल होते थे सरकार के या निगम के या परिषद के, जिला परिषद के, उनको सबको बनाया जाता था। तो ये आखिर निजी घरों में क्यों बनाया जा रहा है? तो ये साफ तौर पर एक आपत्ति जो है ये है राजीव जी। तो अब ये आपत्तियां जो हैं, अब ये चुनाव आयोग इस पर क्या करता है ये देखा जाएगा। लेकिन सवाल जो है कि हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग यू टर्न लेगा? जिस तरीके से राजीव जी बीएलओस की जाने जा रही हैं, ये सीधा सीधा आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जा रहा है कि इनकी वजह से ये इस तरीके के सब कांड हो रहे हैं। अब जो अखिलेश यादव कह रहे हैं राजीव जी, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जाहिर सी बात है कि जो बीएलओ जिनकी जान जा रही है या जिनको मानसिक तनाव हो रहा है, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वो अगर भाजपा के समर्थक भी होंगे राजीव जी, तो कौन ऐसा होगा कि जो इसके बाद भाजपा को वोट देगा? लेकिन अगर ये इंतजाम किया जा चुका है कि वोट किसी को देना ही नहीं है, आप कहीं भी वोट देकर आइए, जैसा कि जस्टिस काटजू ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर जिसको वोट दिया है कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जो वोट निकल कर आता है वो किसको निकल कर आता है। तो अगर यही इंतजाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग सब इंतजाम कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा जो है वो तैयार हो रहा है मोर्चा, और यह भाजपा को भी चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर पूरे देश में अकेली भारतीय जनता पार्टी ही क्यों है जिसको जो एसआईआर के समर्थन में खड़ी है? अगर मतदाताओं के राजीव जी नाम कट रहे हैं तो क्या केवल भाजपा विरोधी मतदाताओं के नाम कट रहे हैं? तब तो विपक्ष का आरोप सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा को इस पर आपत्ति क्यों नहीं है? तो भाजपा को भी आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर भाजपा आपत्ति नहीं कर रही है तो इसका मतलब विपक्ष के आरोप सही है कि भाजपा विरोधी मतों को ही काटा जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मतों को ही काटा जा रहा है। तो फिर ये आरोप सही साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं।